Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself Ashish Bhaskar, Senior Chemistry Faculty of Chartered Group of Institution. बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट फैमिली, दैट इज दी ऑक्सीजन फैमिली। तो ऑक्सीजन फैमिली ये आपकी पी ब्लॉक का एक ग्रुप है, ठीक है, जहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं, जहाँ से बेटा क्वेश्चंस बनते हैं हमारे जेई मेंस एडवांस एज वेल एज मेडिकल एग्जामिनेशन नीट के अंदर, ठीक है। तो वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी वे से आपको डिस्कस करूँगा मैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन फैमिली के बारे में पहले आपको मैं ये बता दूँ कि ऑक्सीजन फैमिली के अंदर टोटल आपके जो एलिमेंट्स हैं है ना, वो कितने आपके प्रेजेंट होते हैं। तो वो यहाँ बच्चों होते हैं 6 एलिमेंट, ठीक है, 6 एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट होते हैं। और ऑक्सीजन फैमिली बच्चों ग्रुप 16 से आपकी बिलोंग करती है, ठीक है। ग्रुप 16 बोलते हैं और इसको हम लोग मॉडर्न जो आपका मेथड है उसी अकॉर्डिंग हम लोग इसे 6A के नाम से भी कॉल करते हैं, ठीक है। ये ओल्ड मेथड के अकॉर्डिंग हम ग्रुप 16 बोलते हैं और जो आपके न्यू मेथड आयोपैक है उसके अकॉर्डिंग हम लोग 6A ग्रुप के नाम से कॉल करते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद अभी क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमारा जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो बच्चों किस तरीके से आपका यहाँ पे आपका डिफाइन किया जाता है। तो उसके एटॉमिक नंबर के साथ, तो जो ऑक्सीजन आपका पहला एलिमेंट रहेगा, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल O, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो एटॉमिक नंबर बच्चों कितना रहता है 8। इसके बाद सेकेंड एलिमेंट आता है तो आपका सल्फर। तो मैजिक नंबर आप ऐड करते जाओ। मैजिक नंबर का मतलब बेटा क्या था, 2 8 8 18 18 32। तो मैंने डिस्कस किया था कि आपका अगर फर्स्ट पीरियड, ठीक है, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं अगर, तो बच्चों हम 2 का एडिशन करते हैं, है ना। लेकिन आपको पता है कि ऑक्सीजन बेटा हमारे किस पीरियड का एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। जब ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो इसके साथ बच्चों फिर 2 का एडिशन नहीं होगा। तो मतलब फिर यहाँ पे आपका एडिशन 8 का होगा, तो 2 का एडिशन ना होकर 8 का होगा। तो मतलब ऑक्सीजन का सल्फर, सल्फर कितना हो जाएगा 16 एटॉमिक नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट आपका आएगा सेलेनियम। तो सेलेनियम का बच्चों कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। क्लियर है, 34। इसके बाद सल्फर का बेटा आपका टेरिलियम आता है, रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल T स्मॉल ई। टेरिलियम के बच्चों बात करते हैं तो यहाँ पे 52 आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद बच्चों आता है पोलोनियम, ठीक है। पोलोनियम के लिए कितना होता है 84 एटॉमिक नंबर होता है। एंड लास्ट एलिमेंट रेडियो एक्टिव होता है, इट इज़ कैपिटल U स्मॉल u एंड आपका यहाँ पे स्मॉल h, ठीक है। इट इज़ रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर बच्चों कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा। और इसका जो नाम होगा वो देख लो। तो इसका नाम बच्चों देखो यू का मतलब बच्चों मेरे मोर देन 100 एटॉमिक नंबर के लिए आयोपैक मैंने बताया था। तो यू के लिए बेटा पहले यू के लिए क्या होगा, कैपिटल यू के लिए अन हो जाएगा, ठीक है। फिर से यू आया तो फर्दर आपका अन हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज 1 एंड 1 1 1 के लिए हम अन कॉमा अन हम लगा देंगे, अन लिख देंगे एक साथ। फिर आपका यहाँ पे 6 है तो 6 के लिए बच्चों हम करते हैं हेक्स, ठीक है, HEX और लास्ट में आ जाएगा आपका यू, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा अन अन हेक्सियम करके इसका नाम हो जाएगा। अच्छा, ऊपर आपका ऑक्सीजन है, सेकेंड एलिमेंट आपका यहाँ पे सल्फर है। स्पेलिंग आप एक बारी देख लो, हम PH भी लिखते हैं F भी लिखते हैं, ठीक है। कुछ बुक्स में F लिखा हुआ है, PH की जगह F लिखते हैं, वो भी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एलिमेंट सेलेनियम है, तो स्पेलिंग जरा चेक कर लो, SELENIUM, ठीक है, सेलेनियम। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रिलियम की, TELLURIUM, ये आपका ट्रिलियम हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट इज पोलोनियम, POLONIUM। तो आप देख सकते हो कि आपके 8 फर्स्ट, आपका जो मैंने बताया था कि फर्स्ट एलिमेंट का अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आपको पता है यहाँ पे 8 ऑक्सीजन का पता है सभी को। अभी इसमें कितने ऐड कर देंगे बच्चों, यहाँ पे +8 कर देंगे। फिर सल्फर में कितना हम ऐड करेंगे बताओ बच्चों 18। अब चेक करके देखो 8 और 6 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, 14 होगा ना, 1 1 2 और आपका 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना ऐड करना है, तो 34 है, तो प्लस अगर मैं यहाँ पे 18 करूँगा तो आपका 52 हो जाएगा, राइट।
फिर यहाँ पे कितना ऐड करना है, तो बच्चों अब यहाँ पे आपको ऐड करना होगा 32, राइट। तो देखो यहाँ पर अगर मैं 32 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 2 4 5 3 आपके 8, ठीक है। और लास्ट का एलिमेंट आपको दिख रहा है रेडियो एक्टिव, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि हमारे यहाँ पे मैंने 6 एलिमेंट लिखे हैं, बट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कितने एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, तो लास्ट का जो एलिमेंट है आपका 116 एटॉमिक नंबर वाला, ये हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है इस ऑक्सीजन फैमिली के साथ, ठीक है। तो इसमें से हालांकि पोलोनियम भी रेडियोएक्टिव ही होता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हमारे एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो आपका ऑक्सीजन हो गया, एक सल्फर हो गया, एक सेलेनियम हो गया, एक ट्रिलियम हो गया, नेक्स्ट इज पोलोनियम। और आपका जो लास्ट एलिमेंट था अन हेक्सियम, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, एज वेल एज पोलोनियम भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका ये स्टार्टिंग का जो एलिमेंट है 4 एलिमेंट, ये हमारे सिलेबस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इन चारों में से भी अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट, तो ऑक्सीजन एंड सल्फर ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट ये आएगा कि ये जो ग्रुप है, ये जो फैमिलीज है, इन फैमिलीज को एकदम कॉमन नेम से कॉल करते हैं। अब उस कॉमन नेम की अगर मैं बात करूं तो बच्चों उसको बोलते हैं चाल्कोजन। क्या बोलते हैं, CHELCOGENS, चाल्कोजेंस के नाम से कॉल करते हैं। इसमें चाल्कोजेंस का बच्चों बेसिक मीन क्या होता है, इसका बेसिक मीन होता है ओर फॉर्मिंग, ठीक है। ओर फॉर्मिंग का मतलब समझो आप, जब हम मेटलर्जी के चैप्टर की डिस्कशन करते हैं तो वहाँ पे ओर फॉर्मिंग को लेकर बताते हैं। तो जो आपकी जो ओर जनरली बच्चों कौन कौन से फॉर्म में मिलती हैं, या तो आपको ओर्स मिलती हैं ऑक्साइड की फॉर्म में, ठीक है, या फिर ओर आपको मिलेंगी सल्फाइड की फॉर्म में। ध्यान दो, या तो ओर आपको मिलती हैं ऑक्साइड्स की फॉर्म में, या फिर ओर्स आपको जनरली मिलती हैं सल्फाइड की फॉर्म में हमारे नेचर के अंदर। तो मतलब आप देखो ये ऑक्सीजन फैमिली के अंदर ऑक्सीजन भी आ रहा है, सेकेंड एलिमेंट इज द सल्फर। तो जब ऑक्साइड और सल्फाइड के फॉर्म में आपके मैक्सिमम एलिमेंट्स के ओर्स देखने को मिलती हैं, तो इसलिए बच्चे इसको बोलते हैं चाल्कोजेंस। चाल्कोजेंस का मतलब क्या है, ओर फॉर्मिंग टेंडेंसी। और आपको पता भी है कि हमारी नेचर के अंदर वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन में अगर बात करोगे तो ऑक्साइड और सल्फाइड आपको एज ए ओर के फॉर्म में देखने को मिलते हैं, इसलिए हम इसको बेटा बोलते हैं चाल्कोजेंस। और चाल्कोजेंस के अंदर अगर मैं क्लैरिफाई करूं तो आपके 4 एलिमेंट्स आते हैं। कौन कौन से बच्चों, एक ऑक्सीजन आ गया, सल्फर आ गया, सेलेनियम और आपका ट्रिलियम। ये चारों को चारों आपके चाल्कोजेंस फैमिली के अंदर से बिलोंग करते हैं। लेकिन पोलोनियम और लास्ट एलिमेंट है अनहेक्सियम, इनको हम चाल्कोजेंस फैमिली में इंक्लूड नहीं करते हैं, बिकॉज ये दोनों के दोनों एलिमेंट अपनी रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज अभी भी आपकी डिस्कवर करने को बची हुई हैं, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ अभी तक साइंटिस्ट भी अननोन है। तो इसकी वजह से इनको हम लोग क्या करते हैं, चाल्कोजेंस फैमिली में ऐड नहीं करते हैं। तो कीप इन माइंड, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टोल्यूनियम को हम डालते हैं चाल्कोजेंस फैमिली के अंदर। क्लियर हो गया, यस। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग मूव करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग बच्चों हम लोग यहाँ पे डालेंगे पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। पीरियोडिक टेबल के अंदर पोजीशन को लेके हम लोग करेंगे यहाँ पे स्टडी। चलो तो देखते हैं कि हमारा ये जो ग्रुप है उसमें पोजीशंस में कौन कौन से एलिमेंट किस पोजीशन पे आ रहे हैं। तो आपको पता है ग्रुप 16 की मैं बात करता हूँ, तो ग्रुप 16 बच्चों कहाँ पे होगा, ग्रुप 15, मतलब ग्रुप 15 को हम लोग बोल सकते हैं फिफ्थ ए, है ना, फिफ्थ ए बोल सकते हैं, राइट। नाउ दिस इज ए, ठीक है, फिफ्थ ए। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 16th ग्रुप, या फिर इसको हम बोल सकते हैं 6th ए ग्रुप। एंड यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 17th ग्रुप, नाउ इट इज 7th ग्रुप, राइट। और यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। तो ये आपको पता है ग्रुप 16, ग्रुप 15 और ग्रुप 17 के बीच में लाई करेगा। जब बीच में लाई करेगा तो आपको ये पता चलना चाहिए कि हमारे ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं और ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं उसकी जो इंटरमीडिएट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इंटरमीडिएटरी प्रॉपर्टीज वो ग्रुप 16 के अंदर देखने को मिलेगी। ओके, तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पीरियड, ठीक है। और इस साइड मैंने जो रिप्रेजेंट किया है ये आपके ग्रुप है, ठीक है। पीरियड को मैं इस तरफ लेने वाला हूँ। तो पीरियड बच्चों लेता हूँ मैं, यहाँ पे देखो फर्स्ट पीरियड नहीं आता है, ध्यान दो बच्चों, फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट आते हैं, एक तरफ हाइड्रोजन, उधर आपका हीलियम। आपका सेकेंड पीरियड, थर्ड,
4, इन 5th एंड 6, ठीक है। और लेंगे कि बच्चों यहाँ पे हम लोग 7th पीरियड मैंने क्यों लिया, क्योंकि वहाँ पे आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट जनरली देखने को मिलते हैं जिनकी प्रेजेंस भी हमारी नेचर में काफ़ी कम होती है ना। तो वहाँ पे हमारे सिलेबस के अंदर वहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनते, इसलिए हमने नहीं लिया है। उसकी ना लेने के पीछे रीज़न ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहला एलिमेंट बच्चों मिलता है, आपको पता है नाइट्रोजन। व्हाट इज एटॉमिक नंबर 7। मैं थर्ड पीरियड की बात करता हूँ 15 ग्रुप को लेके, तो आपको फॉस्फोरस, ठीक है। यहाँ पे से ग्रुप नंबर बेटा कितना आ जाएगा, 15 एटॉमिक नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट इन फोर्थ पीरियड बेटा कौन सा आएगा, आर्सेनिक आएगा। एटॉमिक नंबर कितना होगा, आप मैचिंग नंबर को मैं ऐड करके आपको बताना, ठीक है। आप इसी तरीके से निकाल पाओगे। एंटीमनी आ जाएगा, ठीक है, 51 हो जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट बच्चों बिस्मत आ जाएगा, और ये आपका 83, ठीक है। इसी तरीके से हम ग्रुप 16 की तरफ बात करते हैं। तो ग्रुप आपका यहाँ पे जो पीरियड सेकंड पीरियड है, तो पहला एलिमेंट ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर बच्चों कितना होगा इसका, 8 होगा। नेक्स्ट थर्ड पीरियड की बात करेंगे तो सल्फर आएगा 16, अभी हम लोगों ने देखा भी था। सेलेनियम आएगा बच्चों, कितना हो जाएगा इसका, 34। एंड नेक्स्ट एलिमेंट इज टेरोलियम, ये कितना होगा बच्चों, 52 हो जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट इज पोलोनियम, ठीक है, ये बेटा यहाँ पे आपका 84। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे ग्रुप 17 को लेके, 7th ए ग्रुप को लेके, ये आपकी हेलोजन फैमिली होती है बच्चों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंड नेक्स्ट इज एसिस्टाइन, ठीक है। एटॉमिक नंबर देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे कितना होगा, 9, ये आपका 17, नेक्स्ट इज 35, नेक्स्ट इज 53, और एसिटाइन के बच्चे होते हैं 85, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे मैंने बता दी कि भाई पी ब्लॉक के अंदर जो हमारे ग्रुप हैं, उन ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये जो ग्रुप 16 की पोजीशन किस तरीके से कहाँ पे डिफाइन होती है, आपको समझ में आ गया। अब एक चीज़ यहाँ से क्या क्लियर होती है, एक चीज़ ये क्लियर होती है कि नाइट्रोजन के बाद कौन सा आता है बच्चों, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद कौन आता है, आपका फ्लोरीन। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक बेसिक नॉलेज क्या आ रही है, क्योंकि आप लोगों ने, मैंने पढ़ा के रखा है आपको नाइट्रोजन फैमिली के बारे में, ये कितना क्लियर है। ये पढ़ाया, फास्फोरस पढ़ाया, आर्सेनिक पढ़ाया, एंटीमनी पढ़ाया, बिस्मत पढ़ाया, जब ये सब पढ़ाए हैं तो इनकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनकी जो नॉलेज है आपके पास, उस नॉलेज को थोड़ा सा इन्हांस करेंगे तो हम लोग क्या, अगर नाइट्रोजन के बारे में पता है तो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक हम ऑक्सीजन के बारे में उसकी प्रॉपर्टी समझ सकते हैं। अगर फॉस्फोरस के बारे में पता है तो हम सल्फर को समझ सकते हैं लिटिल बिट। आर्सेनिक के बारे में पता है तो सेलियम को समझ सकते हैं। मतलब जो पीरियड, जो आपके पीरियड में जब आप ट्रेवल कर रहे हो, जो प्रॉपर्टीज़ में आपको चेंज देखने को मिलता है, उन प्रॉपर्टीज़ जो आपको प्रॉपर्टीज जो चेंज होता है, उनके रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं कि अगर आपके फॉस्फोरस की प्रॉपर्टी समथिंग इस तरीके से थी, तो उन प्रॉपर्टीज़ में क्या लिटिल बिट मॉडिफिकेशन करना है जो सल्फर की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। समझ में आ रहा है। तो मतलब ये कहीं ना कहीं एक आपकी रिलेटिविटी है। आप समझो कि जब पीरियड टेबल आपकी बनाई गई थी, तो पीरियड टेबल जब डिस्कस करी गई थी, उसमें एलिमेंट्स का जो पोजीशन दिया गया था, उन्हें प्रॉपर्टीज ही चेक करी गई थी, ठीक है। जो एक रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज में आपके एलिमेंट्स दिख रहे थे, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज में दिख रहे थे, उनको उसी तरीके से अरेंज किया गया। तो क्यों ना हम जब किसी भी ग्रुप को स्टडी करते हैं, वहाँ पे जो भी एलिमेंट्स मिलते हैं, उनके एलिमेंट्स के आपके पहले के एलिमेंट और उसके बाद के एलिमेंट, बाद के ग्रुप के एलिमेंट, उनको अगर हम समझ लेते हैं तो बाकी एलिमेंट को आसानी से इंटरलेट कर पाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे ये पी ब्लॉक के 3 ग्रुप मैंने यहाँ पे आपको डिजाइन किए हैं। समझ में आ गया होगा ये पॉइंट, यस। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट आपका रहेगा यहाँ पे नोट ऑकरेंस को लेके, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं इनकी प्रेजेंस। तो प्रेजेंस के रिस्पेक्ट में बच्चों अगर मैं बात करता हूँ, तो ऑक्सीजन फैमिली में पहला पॉइंट आपका यहाँ पे मैं डिफाइन करूँगा, ऑक्सीजन तो बात करें थी इसकी ऑकरेंस को लेके। तो ऑक्सीजन बच्चों हमारे अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो अर्थ पे ऑक्सीजन का जो प्रेजेंस है वो काफ़ी अधिक है, जिसमें अगर मैं पहले अगर बात करता हूँ फर्स्ट पॉइंट में विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। तो अगर मैं वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बात करूँ, तो एयर का 21% ये जो पार्ट है, बाई वॉल्यूम हम बात कर रहे हैं,
ये बच्चों किसका है, ऑक्सीजन का है। अगर मैं सेकेंड में अगर इसकी पार्ट की बात करूँ विद रिस्पेक्ट टू मास अगर बात करूँ, तो मास के रिस्पेक्ट में ये बच्चों 89% है, ठीक है, 89% बाई मास ऑफ ओशियन, ठीक है। तो ओशियन में आपको पता है, मैक्सिमम आपको पता है वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, H2O प्रेजेंट है, ठीक है। तो जहाँ पे आपका अगर मैं आयनाइज करता हूँ 2H+ एंड आपका जो ऑक्सीजन है उस पर चार्ज आपका -2, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं क्या है, ऑक्सीजन आपका प्रेजेंट है, ठीक है। बाकी ऑक्सीजन आपका सॉल्युबिलिटी भी अपनी डिफाइन करता है, वो कॉन्सेप्ट आपका डिफरेंट है, लेकिन हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मास। हम विद रिस्पेक्ट टू मास बात करेंगे तो 89%। तो आपको डिफाइन इस तरीके से करना है कि 21% बाई वॉल्यूम ऑफ एयर एंड सेकेंड पार्ट इज 89% बाई मास ऑफ ओशियन, ठीक है। अगर आप इसे ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे आपकी वैल्यू जो निकल के आ जाएगी 191, आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, राइट। और ये हम एक्चुअली हम बात कर रहे हैं मास के रिस्पेक्ट में, ये वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो हम परसेंटेज को हम ऐड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐड करेंगे तो वैल्यू आपकी डिफरेंट हो जाएगी, तो मतलब ये तो मोर देन 100 निकल जाएगी, नहीं नहीं, ठीक है, इस तरीके से नहीं। तो इसमें एक पार्ट और होता है, मैं तीसरे पार्ट की बात करूँ तो अर्थ क्रस्ट में बहुत सारे हमारे मिनरल्स हैं, ठीक है। तो मिनरल्स की फॉर्म में भी आपको ये मिलता है, तो जो हमारे मिनरल्स हैं तो मिनरल्स की फॉर्म में भी आपको मिलेगा। जैसे हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में आपको ऑक्साइड्स की जो मिनरल्स हैं, ठीक है, उस फॉर्म में ऑक्सीजन मिलेगा। जैसे ऑक्सीजन फैमिली में आपके सिलिकेट्स की फॉर्म में भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। सिलिकेट्स जो आपके मिनरल्स हैं वहाँ भी आपको मिलेगा, एज वेल एज नाइट्रेट्स, ठीक है। तो इनमें भी आपको ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। और इनका जो परसेंटेज होता है वो हम अर्थ क्रस्ट को लेके डिफाइन करते हैं, ठीक है। अर्थ अर्थ क्रस्ट को लेके डिफाइन करते हैं। तो इसका जो पार्ट होता है दैट इज़ 46.6%। तो अर्थ क्रस्ट पे 46.6% आपको ये जो ऑक्सीजन है, जो आपका ऑक्साइड्स की फॉर्म में है या परऑक्साइड की फॉर्म में या सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में है, ठीक है, जो भी डिफरेंट फॉर्म में है वो आपके डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स की फॉर्म में देखने को मिलती है अर्थ क्रस्ट पे, और उसका जो परसेंटेज है वो 46.6% है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जब हम बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन को हम लोग यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन है उसको हम लोग जनरेट कैसे करते हैं, तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो ग्रीन प्लांट आप पे करते हैं, तो उसका आपका स्टेप क्या होता है कि सपोज इन द प्रेजेंस ऑफ एक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिक्स विद एक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉलोइंग दिस सनलाइट इज इक्वल टू एच न्यू, फोटोनिक एनर्जी है, एंड क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल PH क्लोरोफिल। तो इसकी प्रेजेंस में आपकी एक्शन परफॉर्म होगी, तो यहाँ से एक जनरल फॉर्मूला निकल के आता है आपके कार्बोहाइड्रेट्स का, तो वो आपका बनता है CH2O, नाउ इट इज X। ये बच्चों यहाँ से आपका कार्बोहाइड्रेट प्लस यहाँ से आपको मिल जाता है X मोल ऑफ O2। तो जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है बेटा, जो हम बात करते हैं यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, तो अगर आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का जो रिएक्शन है अगर उस पर अगर कहीं कोई क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं तो आप लोग उसे भी यहाँ से कर सकते हो। बट ध्यान दो यहाँ पे एक्स मोल्स ऑफ वाटर एंड एक्स मोल्स ऑफ CO2 कंबाइन, तो एक्स मोल आपका O2 फॉर्म होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे बैलेंसिंग के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस आपको कर रखा है, हाइड्रोकार्बन की केमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ से जनरल फॉर्म में लिखा है CH2OX, एक्स मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो आपके वाटर के हैं या फिर आपके कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे इस तरीके इतने मोल्स आपके होगा जनरेट। तो ये एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन के बारे में बात होगी। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान दो, जो 21% हम बात कर रहे हैं ये आपका वॉल्यूम ऑफ एयर की रिस्पेक्ट में है, वॉल्यूम ऑफ एयर की रिस्पेक्ट में है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ मास के रिस्पेक्ट में, तो बेटा ये 89% जो आपको दिख रहा है वो बाई मास ऑफ ओशियन है, मास ऑफ ओशियन है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ मिनरल के रिस्पेक्ट में, जो बड़ी अर्थ क्रस्ट पे जो डिफरेंट जो आपके फॉर्म में मिनरल्स देखने को मिलते हैं। मिनरल्स की बात करूँ, सिलिकेट्स हो गया, नाइट्रेट्स हो गया, ऑक्साइड्स हो गया, है ना, तो वहाँ पे आपको देखने को कि बच्चों मिलता है 46.6%। कितना मिलता है? 46.6% ये लिखा है मैंने। फिर उसके बाद जब हम एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो ग्रीन प्लांट करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल,
तो बच्चों यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और H2 के दोनों का मिक्सअप होता है, तो यहाँ से फॉर्म होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, उसके मोल्स मैंने लिख दिए हैं, और आपके x मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर हो गए पॉइंट? ओके। इसके बाद अभी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कुछ अदर वैल्यूज़ के बारे में। तो ध्यान देते हैं कि जनरल प्रॉपर्टीज़ आपकी क्या होंगी ऑक्सीजन फैमिलीज़ की, ठीक है। तो नेक्स्ट आपकी मैं हेडिंग यहाँ पे डालूंगा, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स हैं उनकी हमारी जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी उसको समझते हैं। तो जनरल प्रॉपर्टीज़ में आपको पता है सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल पाओगे, इजी है। तो आपके लिए ये दो ग्रुप 16 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों, तो आपको पता है NH2NP4, ठीक है, NH2NP4, ठीक है। आपका जो P यहाँ पे जो हम ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं NP, इसमें आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करेगा, जिसमें पहला एलिमेंट आपका है ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर आपका यहाँ पे 8। नेक्स्ट इज सल्फर 16, सेलेनियम 34 एंड टेरोलियम 52 एंड पोलोनियम ये 84। निकालते हैं इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों मैं यहाँ पे नोबल गैस की हेल्प से निकालूंगा सिंपल सा। तो यहाँ पे आपका हीलियम, और ये हो जाएगा आपका NH2 का, मतलब ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड का है, ये 4 का है, ये 5 का है, ये 6 का है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका NH2 के अंदर 2H2 हो जाएगा और आपका 2P4 हो जाएगा। एंड सल्फर की बात करेंगे तो हीलियम के बाद आपको नियॉन मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 3H2 3P4। एंड सेलेनियम के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा आपको आर्गन, और ये आपका यहाँ पे भी 3D आपको देखने को, बिकॉज इट इज ए फोर्थ पीरियड, तो फोर्थ पीरियड से आपको 3D सीरीज देखने को मिलती है, 3D10 हो जाएगा, और फिर आपका हो जाएगा 4H2 एंड 4P4। तो जनरल कन्फ्यूजन तो यहाँ से डिफाइन है, बट आपका 3D एंटर कर जाएगा, तो ये आपको देखना है, बिकॉज ऑफ फोर्थ पीरियड यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट आपका आएगा यहाँ पे नोबल गैस क्रिप्टॉन, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 3D के बाद 4D आ जाएगा, वो 10। एंड नेक्स्ट इज 5H2 5P4। नेक्स्ट एलिमेंट इज पोलोनियम, तो यहाँ पे आपको मिलेगा जीनॉन। और फिर बच्चों यहाँ पे पता है ये 6 पीरियड का एलिमेंट है, अगर ये 6 पीरियड का एलिमेंट है तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 4F 5D मिलेगा 10 6H2 एंड 6P4, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे जनरल कॉन्फ़िगरेशन, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट मैं पॉइंट की तरफ चलता हूँ, यहाँ पे फिजिकल स्टेट को थोड़ा स्टडी करते हैं। फिजिकल स्टेट, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है, वो इजी है, समझ में आपको आ गए। फिजिकल स्टेट में बात करते हैं तो आपको पहला एलिमेंट मिलता है बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन बच्चों मिलता है आपको गैस की फेज में, ठीक है, और दिस इज डायटोमिक, डायटोमिक मतलब O2 के फेज में बच्चों ये आपको करता है एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, बस ऑक्सीजन को छोड़ के, ठीक है। इसके अलावा बाकी के आपके मतलब लिख सकता हूँ मैं अदर्स, जो आपके अदर एलिमेंट्स हैं इस फैमिली के, वो सबको सब बेटा मिलते हैं सॉलिड के अंदर। ध्यान दो, सिर्फ ऑक्सीजन आपको मिलता है डायटोमिक गैस के फेज में, बाकी सबके सब मिलते हैं आपको सॉलिड फेज के अंदर। क्लियर है? अब जहाँ पे अगर मैं सल्फ़र के बारे में स्टडी करूँ तो सल्फ़र आपको रिंग की फॉर्म में देखने को मिलेगा। सल्फ़र हो गया, यहाँ आपका सेलेनियम हो गया, ठीक है, आपका ट्रेलियम हो गया, ठीक है। ये एग्जिस्ट करते हैं बच्चों स्टैगर्ड 8 एटम्स, इनके ही 8 एटम्स, ठीक है, 8 एटम्स की फॉर्म में आप पे एग्जिस्ट करता है, बट रिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, मोर स्टेबिलिटी आपको मिलती है बिकॉज ऑफ रिंग, ठीक है। अभी यहाँ से जब मैं टेंडेंसी की बात करता हूँ तो स्टैगर्ड फॉर्म में आपकी सबसे मैक्सिमम टेंडेंसी किसके साथ होती है, तो 8 जो एटम्स का जो कॉम्बिनेशन है, जो रिंग आपको देखने को मिल रहा है, ये सबसे अधिक जो टेंडेंसी देखने को मिली है वो जो मिली है वो आपकी मैक्सिमम टेंडेंसी किसके साथ, वो सल्फ़र के साथ देखने को मिली है। तो सल्फ़र क्योंकि जो आपकी रिंग फॉर्म है, 8 जो हम एटम्स की बात कर रहे हैं, मतलब आपको सल्फ़र के अगर मैं सल्फ़र को रिप्रेजेंट करूँ एस 8 की फॉर्म में,
तो दिस फॉर्म इज कॉल्ड रोम्बिक फॉर्म, ठीक है, दिस फॉर्म इज कॉल्ड रोम्बिक फॉर्म, ठीक है। तो इसकी रोम्बिक फॉर्म किस तरीके से वो देख लेते हैं। तो ये 1 2 3 एंड 4 एंड 5 6 7 एंड 8, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये आपका कॉम्बिनेशन रहेंगे लाइक दिस। तो ये आपको टोटल जो एटम्स यहाँ पे दिख रहे हैं वो आपको 8 एटम सल्फर के दिख रहे हैं। तो ये जो आपकी फॉर्म होती है इसको हम रोम्बिक फॉर्म बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो आपका बॉन्ड एंगल है थीटा, इसकी वैल्यू बच्चों होती है 107 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे सल्फर और सल्फर के बीच में जो आपकी बॉन्ड लेंथ है वो रहती है बच्चों 204 पाइकोमीटर, ठीक है। तो सबसे अधिक टेंडेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन इसके अलावा भी आपका जो सल्फर है डिफरेंट फॉर्म में भी करता है एग्जिस्ट, वो सबकी सब सॉलिड फेज होती हैं, इसमें आपका S6 भी होता है, ठीक है। 1 सेकेंड, इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट करके लिखता हूँ। S6 हो गया, S7 हो गया, S8 हो गया, S9, S10, S11, S12, S18 एंड S20। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रिंग की फॉर्म मिलता है। बट थर्मोडाइनमिकली जो स्टेबिलिटी होती है, ध्यान दो, जो थर्मोडाइनमिकली हम बात करते हैं, ठीक है, थर्मोडाइनमिकली MICALLY, थर्मोडाइनमिकली जब स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो आपका सबसे स्टेबल होता है S8 का रिंग। तो ये आपका सबसे स्टेबल रहता है, ठीक है। यस, तो आपको यहाँ पे मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ऑक्सीजन डायटोमिक में मिलेगा आपको रूम टेम्परेचर पे, और वहाँ पे जो पॉइंट है कि वो गैस की फेज़ में आपको मिलता है, बाकी सब के सब सॉलिड फेज़ में मिलते हैं। वो डायटोमिक में है, बाकी सब बच्चों क्या है 8 एटम्स की रिंग की फॉर्म डिजाइन करते हैं, जहाँ पे सबसे स्टेबल आपको मिलता है, जो सबसे टेंडेंसी देखने को मिलती है आपको 8 एटम्स के साथ रिंग फॉर्मेशन की, वो सल्फर की दिखती है। तो सल्फर बहुत सारी डिफरेंट सॉलिड फेज में करता है एग्जिस्ट, उसमें सबसे स्टेबल होती है आपकी S8 की फॉर्म। क्लियर है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट। ऑक्सीजन क्लियर हो गया, सल्फर क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं सेलेनियम। तो सेलेनियम जो है बच्चों वो आपको देखने को मिलता है 8 एलोट्रोपिक फॉर्म। सेलेनियम 8 एलोट्रोपिक फॉर्म में आपको देखने को मिलता है, जिसमें से हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो 3 फॉर्म आपकी इम्पोर्टेंट है। वो 3 फॉर्म कौन कौन सी हैं। एक बच्चों आपकी फॉर्म है रेड मोनोक्लिनिक फॉर्म, बस इसका आपका जो नेम है वो तो बस ध्यान रखना है, रेड मोनोक्लिनिक फॉर्म। इसके क्वेश्चंस आपको स्टेट लेवल के एग्जाम में मिल सकते हैं। सेकेंड फॉर्म की बात करूँ, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। सेकेंड फॉर्म की बात करता हूँ तो बच्चों ये मिलता है ग्रे हेक्सागोनल मेटलिक फॉर्म, ठीक है। और एक यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे अब मैं डिस्कस करूँगा, वो आपको समझना है। जो तीसरा फॉर्म है उसको भी लिख लेते हैं। थर्ड फॉर्म यहाँ पे आपको मिलता है पॉलीमेरिक फॉर्म में मिलता है, ठीक है। वो पॉलीमेरिक आपके हेलिकल जो स्ट्रक्चर होता है, पॉलीमेरिक हेलिकल चेन आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब इसमें से मोर स्टेबल फॉर्म कौन सी है। तो सबसे अधिक आपकी जो स्टेबल फॉर्म होती है वो रहती है बच्चों आपकी जो पॉलीमेरिक हेलिकल चेन है। तो पॉलीमेरिक हेलिकल चेन ये आपकी सबसे ज़्यादा क्या होती है बच्चों स्टेबल। बाकी जो भी फॉर्म है आपके सेलेनियम की उसमें से ये फॉर्म आपकी सबसे अधिक स्टेबल होती है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं, ट्रिलियम के बारे में बात कर लेते हैं। तो ट्रिलियम बच्चों सिर्फ आपकी एक ही क्रिस्टलाइन फॉर्म, ओनली वन क्रिस्टलाइन फॉर्म में करता है एग्जिस्ट, ठीक है। जिसको बेटा हम लोग बोलते हैं जैसे आपको पता है हमारे पास जो ग्रे आपका जो सेलेनियम होता है ना, उसी के तरह यहाँ फॉर्म मिलती है। मतलब आपके यहाँ पे स्ट्रेट चेन रहती है, ठीक है। ये स्ट्रेट चेन लगभग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है इसकी, ठीक है। ओनली 1/4 क्लियर हो गया यहाँ तक। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड देखने को मिलता है उसके पीछे आपका जो रीज़न है वो पी पाई बॉन्डिंग किस तरीके से है, बाकी के एलिमेंट ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो उस पॉइंट को हम लोग प्रॉपर समझते हैं। बात करने वाले हैं
एक नोट के साथ हम देखेंगे यहाँ पे। आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है ये बच्चों फर्स्ट एलिमेंट है ग्रुप 16 का। जब ये फर्स्ट एलिमेंट है इस ग्रुप का तो इसका मतलब इसका साइज बच्चों कैसा होगा, काफ़ी स्मॉल साइज होगा। जब साइज इसका स्मॉल होगा, ठीक है, तो हमें नाइट्रोजन फैमिली में फर्स्ट एलिमेंट आपका जो N2 था उसके बारे में बताया था कि N ट्रिपल बॉन्ड N जो फॉर्म हुआ था, ठीक है, तो उसके पीछे भी रीजन था स्मॉल साइज। तो स्मॉल साइज होने की वजह से इसके पास एक स्पेशल करेक्टर आपको डेवलप हो जाता है कि आसानी से पी पाई बॉन्डिंग को शो कर पाते हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो डायटोमिक फेज में जाके हो जाता है बच्चों स्टेबल, मतलब O2 की फॉर्म में देखने को मिलेगा। लेकिन अब मैं क्वेश्चन एक ये बोलूँ कि बेटा ये O2 बन चुका बट गैसेस फेज में आपका ये डिफाइन हो पाता है। जब गैसेस फेज में डिफाइन है तो क्वेश्चन है गैसेस फेज में होने के पीछे रीज़न क्या है, तो उसके पीछे रीज़न होता है इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू बच्चों काफ़ी यहाँ पे कम होती है। तो जब काफ़ी कम होगी तो इसी की वजह से ये बच्चों मिलता है गैस की फेज़ में। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन बाकी के जो आपके जो एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट हैं ऑक्सीजन फैमिली के अंदर, तो वो बेटा आपको यहाँ पे डायटोनिक फेज में देखने को नहीं मिलते हैं क्योंकि उनका साइज कैसा है, वो बिगर साइज के हैं। मैं अगर बाकी के एलिमेंट के बारे में बताऊँ तो बाकी के एलिमेंट अदर देन ऑक्सीजन बेटा बाकी का साइज कैसा होगा, ऑब्वियसली बिगर साइज होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो इसका मतलब वहाँ पे जो पी पाई जो फॉर्मेशन टेंडेंसी है वो बच्चों उनके पास बहुत लेस एक्सटेंट में डेवलप हो पाती है, जिसकी वजह से वो डायटोनिक फेज में स्टेबल नहीं होते हैं, या तो वो पॉलीमेरिक फेज में स्टेबल होते हैं, ठीक है, या फिर वो आपके रिंग की फॉर्म पॉलीमेरिक फेज या फिर रिंग की फॉर्म में बच्चों जाके वो कैसे होते हैं अपनी स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। ये समझ में आ गया? अच्छा, अब इसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे ये है कि कोवैलेंसी को लेके भी मैं बात कर सकता हूँ। तो बाकी के जो एलिमेंट है वहाँ पे कोवैलेंसी आपको प्रॉपर दिख जाती है और ऊपर के एलिमेंट में कोवैलेंसी दिखती है ऑक्सीजन के साथ, लेकिन यहाँ पे साइज बहुत छोटा है जिसकी वजह से पी पाई बॉन्डिंग बना के स्टेबल हो जाता है। बाकी के एलिमेंट के पास ये प्रॉपर्टी नहीं है बिकॉज ऑफ बिगर साइज, तो वहाँ पे पी पाई बॉन्डिंग आपकी डेवलप नहीं हो पाती है, तो वो आपको फिर डायटोनिक फेज में देखने को नहीं मिलेंगे। तो बाकी के जो एलिमेंट है वो आपको डायटोमिक फेज में देखने को नहीं मिलते हैं क्योंकि उनके पास पी पाई बॉन्डिंग नहीं हो पाती है बिकॉज ऑफ बिगर साइज। ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे पोलोनियम पे बारे में। तो पोलोनियम बच्चों पता है आपको ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और ये बच्चों क्या इमिशन करता है, एल्फा पार्टिकल का ये इमिशन करता है, ठीक है, MISSION, एल्फा पार्टिकल का ये इमिशन करता है। और वाटर मॉलिक्यूल्स अगर कांटेक्ट में आएगा तो फिर बच्चों ये करता है डिकम्पोज, ठीक है, तो डिकम्पोज करेगा तो मतलब वहाँ से काफ़ी तेज़ी से फिर अल्फा पार्टिकल्स का आपका डिके होगा, ठीक है। और हम इस पोलोनियम का बच्चों इसलिए यूज कहाँ करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल की तरीके से, ठीक है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वाटर मॉलिक्यूल्स का डिके परफॉर्म करता है, अल्फा पार्टिकल का इमिशन करता है, तो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी इसको बेटा हम लोग यूज करते हैं न्यूक्लियर फ्यूल की तरीके से। क्लियर है? नेक्स्ट मैं बात करूंगा पोलोनियम के बच्चों टू एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, ठीक है, टू एलोट्रोपिक फॉर्म। जो दो आपकी जो इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म है जिसमें से एक फॉर्म होती है बच्चों इसकी अल्फा फॉर्म जिसको हम बोलते हैं क्यूबिक स्ट्रक्चर, और सेकेंड फॉर्म होती है आपकी बीटा फॉर्म जिसको बच्चों बोलते हैं रोम्बोहाइड्रल फॉर्म। नेक्स्ट मैं पॉइंट की तरफ बात करूं तो जो आपका ये क्वेश्चन आपका रहता है इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बन सकता है इस लाइन को लेके, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है ये जो आपका ग्रे सेलेनियम है, ध्यान दो, जो ग्रे सेलेनियम है ये आपका सेलेनियम का सिर्फ एक ही ऐसा एलोट्रोप है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, मतलब करंट को कंडक्ट करता है, सिर्फ एक ही फॉर्म है ग्रे सेलेनियम। अगर ऑप्शन में मिलता है ग्रे सेलेनियम तो आपको टिक करना है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ आपका इलेक्ट्रिसिटी या करंट को कंडक्ट करता है, सेलेनियम का आपका ओनली वन एलोट्रोप, इट इज ए ग्रे सेलेनियम, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीजन में। तो ये जो O2 है
ये बच्चों O4 की फॉर्म में भी जाके आपको डिफाइन किया था है। तो O4 की फॉर्म में जो मिलता है इसको बेटा हम लोग बोलते हैं लिक्विड ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं? लिक्विड ऑक्सीजन। तो जो O4 की फॉर्म है दिस इज दी लिक्विड ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है? और आपको पता भी चल रहा है कि O2 से O4 मतलब डायमरिक फॉर्म हो गई है, डायमराइज हो चुका है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स डायमराइज अगर होगा तो आपको लिक्विड फेज में देखने को मिलेगा। ओके, अभी क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर आपको ऑक्सीजन दिया गया है तो इसकी प्रॉपर्टी में क्या मॉडिफिकेशन हुआ है, तो इस पे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन एक ये होता है कि जो पैरामैग्नेटिक जो आपकी पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, ठीक है, अगर आप ऑक्सीजन को कूल कर रहे हो, अगर आप ऑक्सीजन की कूलिंग करोगे तो कूलिंग करने पे इसी पर जो प्रॉपर्टी होती है पैरामैग्नेटिक, ध्यान दो, पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसकी जो प्रॉपर्टी है ऑन कूलिंग, ये बच्चों करती है आपके यहाँ पे डिक्रीज। तो डिक्रीज करती है मतलब अगर आपको पता है कि जो O4 की हम बात कर रहे हैं ये लिक्विड ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि अगर आपका ऑक्सीजन जो गैस की फेज में अगर मैं उसको कूल करूंगा तो आपकी O4 में चेंज होगा। ठीक है, आपकी डायमरिक फेज में चेंज होगा, लिक्विड फेज में। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी गिवन ऑप्शंस में ऐसी है जो प्रॉपर्टी आपकी डिक्रीज करती है? तो सडन डिक्रीज करती है आपकी पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जो प्रॉपर्टी आपकी डिक्रीज कर जाती है। समझ में आ गया? इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ। नेक्स्ट बच्चों प्रॉपर्टी आएगी आपकी मेटलिक बिहेवियर की। बात कर लेते हैं जरा यहाँ पे, मेटलिक एंड नॉन मेटलिक कैरेक्टर। ठीक है, तो आपको पता है पी ब्लॉक के एलिमेंट जनरली बच्चों नॉन मेटल्स ही होते हैं, तो मेटल्स की प्रॉपर्टी हमें जनरली देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको पता है कि हमारे जो ऊपर के एलिमेंट हैं जिसमें से ऑक्सीजन आएगा, सल्फर आएगा, सेलेनियम आएगा, इन तीनों की बात करें तो ये बच्चों आपके प्रॉपर नॉन एनएम का मतलब नॉन मेटल की प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं एक पॉइंट को रिलेट कर सकूं कि अगर आप ऑक्सीजन से मूव कर रहे हो पोलोनियम की तरह, तो फिर जो मेटलिक प्रॉपर्टी है वो तो आपकी इंक्रीज करेगी, बट नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी बच्चों क्या करती है? डिक्रीज। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो आपको नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी में अगर मैं डिफाइन करूं तो ऊपर के एलिमेंट हो गए, तो भाई मेटलिक वाली प्रॉपर्टी में कौन सा आएगा? तो आपका पोलोनियम हो गया। तो पोलोनियम बच्चों आपको मिलता है मेटलिक प्रॉपर्टी में एज वेल एज हैविंग दी रेडियो एक्टिव नेचर। ये हम लोगों ने अभी देखा था, एल्फा करता है रेडियो एक्टिव नेचर। ठीक है, बट इसका जो हाफ लाइफ है वो काफ़ी शॉर्ट रहता है। ठीक है ना, ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। और सबसे अधिक नॉन मेटलिक कैरेक्टर बच्चों किस में होगा? ऑब्वियसली ऑक्सीजन में होगा। ऑक्सीजन के अंदर सबसे आपका स्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक, और बीगर की बात करें तो आपका सेलेनियम हो गया। और टेलियम की तरफ जाओगे तो टेलियम भी आप देख लो, तो ये भी बच्चों क्या है, लिटिल बिट आपकी मेटलिक प्रॉपर्टी को होल्ड करने लगता है। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करेंगे, तो एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियाई, तो साइज को लेकर डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्रुप 16 के एलिमेंट बच्चों आपके स्मॉलर साइज के होंगे। अगर आप कंपेयर कर रहे हो ग्रुप 15 के साथ, तो ग्रुप 15 के कंपैरिजन में यहाँ पे आपका जो ग्रुप 16 के एलिमेंट है उनका साइज कैसा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ग्रुप 15 एंड ग्रुप 16। तो ग्रुप 16 का साइज छोटा होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि रीज़न आपको पता है, बिकॉज इंक्रीज्ड इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में इंक्रीज कर रहा है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बढ़ने के साथ न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता जाएगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा? अट्रैक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बाहर इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी तेजी से अंदर की तरफ अट्रैक्ट होंगे न्यूक्लियस की तरफ, जिसकी वजह से साइज क्या करेगा बच्चों? डिक्रीज करेगा। ये बात आपको समझ में आ गई? क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद अगर मैं तो बात करी मैंने पीरियड के रिस्पेक्ट में, अगर मैं ग्रुप के रिस्पेक्ट में बात करूँ, जैसे अगर हम ऑक्सीजन से बात कर रहे हैं, पोलोनियम की अगर मैं आ रहा हूँ, तो साइज बच्चों वहाँ पे क्या करता है? इंक्रीज करता है। अगर आप ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ अगर आप जा रहे हो, तो एटम का साइज हो, चाहे आपके आयन का साइज हो, यहाँ पे आयनिक फेज की बात करूँ मैं, एटम रेडियस की बात करूँ, या फिर मैं यहाँ पे आयोनिक रेडियस की बात करूँ, तो दोनों की दोनों वैल्यू इंक्रीज करती है। बट व्हाट इज द रीजन?
रीजन इज कि बेसिक आपका कोई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, या फिर हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ सेल्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो नंबर ऑफ सेल्स का मतलब कमरे, घर में कमरे बढ़ते जा रहे हैं, तो कमरे बढ़ने से क्या है, आपका साइज क्या होगा, बढ़ता जाएगा। क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज़ भी डिस्कस कर देता हूँ, आपको ध्यान ही रखना है, बस आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम एंड पोलोनियम। मैं बात करूँगा एटॉम रेडियस को, इसका यूनिट बच रखूँगा पाइकोमीटर के अंदर। तो ऑक्सीजन की बात करते हैं 73 पाइकोमीटर। सेलेनियम बेटा जो स्पेसिफाई कर, सॉरी यहाँ पे सल्फर की बात करता हूँ। सल्फर बच्चों हमारे एनसीईआरटी में जो डिस्कस किया, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इट इज ए मोनोक्लिनिक। ध्यान दो, मोनोक्लिनिक सल्फर का जो रेडियस है वही यहाँ पे डिफाइन किया गया है, मतलब इसका 102 पाइकोमीटर। सेलेनियम की बात करते हैं 117 पाइकोमीटर, इसका 135, इसका आपका 167 पाइकोमीटर। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो साइज है वो क्या कर रहा है बच्चों, आपका इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक, इसके बाद मैं आयनो रेडियस के बारे में बात कर लेता हूँ पाइकोमीटर में जरा। अब आयनो रेडियस के बारे में बात करूंगा तो यहाँ पे मैं चार्ज को लेके बात करूंगा, तो सब जगह मैं चार्ज को लेके आऊँगा। ध्यान दो बच्चों कि जो ऑक्सीजन है तो वहाँ पे आपको -2 की स्टेट की में लेके आऊँगा, मैं डिफाइन करूँगा, नॉन मेटल्स है। ठीक है, ये भी -2 के फेज में लेके आऊँगा मैं। ठीक है, ये भी -2 में ही डिफाइन करूँगा, यहाँ भी -2 ही। ऊपर के तीनों तो प्रॉपर नॉन मेटल हैं, ये इसके पास मेटलिक प्रॉपर्टी आती है बट स्मॉल लिटिल मेटलिक प्रॉपर्टी होती है, तो इसको मैं नॉन मेटल्स में ही रखूँगा। और लास्ट वाला तो मेटल है, मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, तो मतलब आपका 4+। ठीक है, चार्ज को लेके मैं बात कर रहा हूँ। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये है कि इसका साइज कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन से ले लेगा तो साइज बढ़ जाएगा। तो वही 73 से बड़ा इसका हो जाता है 121 पाइकोमीटर, ये बटा हो जाता है 170 पाइकोमीटर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है ना, लेने पे साइज बढ़ता ही है ना। रिपल्सन होगा तो ये 198 पाइकोमीटर, ये हो जाता है 221 पाइकोमीटर, और यहाँ पे इसका साइज बच जाता है 230 पाइकोमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये हो गई आपके आयोनिक रेडियस की वैल्यूज, आयोनिक रेडियस की यहाँ पे आपकी वैल्यूज हो गई। क्लियर हो गया यहाँ पे पॉइंट। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे डेंसिटी को लेके। तो डेंसिटी को लेके हम डिफाइन करते हैं, तो टॉप टू बॉटम अगर आप ट्रेवल कर रहे हो ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ, तो जो डेंसिटी की वैल्यू है बच्चों, मैं स्मॉल डी से करूँगा रिप्रेजेंट, जो डेंसिटी की वैल्यूज है वो बच्चों क्या करती है, इनक्रीज करती है। कैसे इंक्रीज कर रही है आपको पता है, ऊपर से नीचे आने पे मेटलिक प्रॉपर्टी बढ़ती जा रही है। तो डेंसिटी की वैल्यू बच्चों, हम डेंसिटी को हम यहाँ पे एक यूनिट ले लेते हैं, इट इज़ ए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसके अंदर इसकी जो वैल्यूज है वो आपकी क्या होती है, बढ़ती जाती है। ओके, नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे मिल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मिल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के अंदर मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि अगर बच्चों में टॉप टू बॉटम अगर मैं यहाँ पे ट्रेवल कर रहा हूँ, तो आपको पता है यहाँ पे मेटलिक प्रॉपर्टी होती है बच्चों, वो क्या करती है, इंक्रीज। लेकिन यहाँ पे मिल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कैसे करता है, उसके रीजन को समझो ध्यान से। टॉप टू बॉटम आने पे यहाँ पे आपका जो मॉलिकुलर साइज है, ठीक है, जो आपका मॉलिकुलर साइज है इसकी बच्चों वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। अगर मॉलिकुलर साइज इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब यहाँ पे जो स्ट्रेंथ ऑफ वॉन डेर वाल, स्ट्रेंथ ऑफ वॉन डेर वाल, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वैल्यू भी क्या करेगी, इंक्रीज। क्योंकि आपको पता है मॉलिकुलर वेट के या मॉलिकुलर साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके वॉन डेर वाल फोर्स का अट्रैक्शन, तो उसकी वैल्यू भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अगर वॉन डेर वाल फोर्स की जो वॉन डेर वाल फोर्स की जो स्ट्रेंथ है उसकी वैल्यू अगर अगर बढ़ती जा रही है बिकॉज इंक्रीज इन मॉलिकुलर साइज या मॉलिकुलर वेट, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है फिर जो बॉइलिंग पॉइंट है उसकी वैल्यू भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो रीजन ध्यान देना कि आपका स्ट्रेंथ ऑफ वॉन डेर वाल फोर्स कैसे बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ मॉलिकुलर साइज बढ़ता जा रहा है। सो रिजल्ट क्या होगा, इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो दैट्स वाई रेगुलर इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन जो इंथैल्पी है इस फैमिली को लेकर उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी का बेसिक मतलब क्या है भाई, एलिमेंट्स को आयोनाइज करना। तो आयोनाइज करने में हम एनर्जी को सप्लाई करते हैं क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। आप समझो कि ये हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियस है,
ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है। अगर इसको मेरे को यहाँ पे इन्फाइनाइट पे लेके जाना है, मतलब 2 to 3 सेंटीमीटर पे लेके जाना है, तो यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले से काम कर रहा होगा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, बिकॉज ये पॉजिटिवली चार्ज है नेगेटिवली चार्ज है। तो इसको आपको ब्रेक करना है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एनर्जी को सप्लाई करते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो पहले तो क्वेश्चन यहाँ पे यही होगा कि हमारे जो ग्रुप 16 के जो एलिमेंट हैं, क्या इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू ग्रुप 15 के एलिमेंट से अधिक होती है या कम होती है? क्वेश्चन यही है। तो मैं पहले बात करूँगा ग्रुप 15 एंड ग्रुप 16 के एलिमेंट्स में आयनाइजेशन एनर्जी को लेके। वो भी बेटा मैं बात करूँगा सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट के बारे में। तो बताओ दोनों में साइज़ किसका छोटा है? तो साइज़ बच्चों छोटा है आपका किसका? ग्रुप 16 का। ग्रुप 16 के एलिमेंट का अगर साइज़ छोटा है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना काफ़ी मुश्किल होगा, मतलब अधिक एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। ये क्लियर है? आपको समझ में आ रहा होगा? ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ये बनता है कि जो ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं, इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इनका कॉन्फ़िगरेशन बच्चों क्या होता है? NH2 होता है और NP3 होता है, मतलब ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। NP3 दिख रहा है और NH तो पूरी फील्ड है। अगर मैं ग्रुप 16 की बात करूँ तो ये NH2 हो गया और ये NP4। तो P के पास तो बच्चों हाफ फील्ड नहीं है, तो ये अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कौन सा है? आप ग्रुप 15। तो ग्रुप 15 में अगर आप देखोगे तो इस तरीके से मिलेगा, ये आपका NH2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। NP की बात करोगे तो 1 2 3, और इसकी अगर बात करोगे तो NH2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये पेयर्ड है। NP की बात करोगे तो 1 2 3 और एक आपका यहाँ पेयर्ड। तो अब आप देख सकते हो दोनों में से लेस स्टेबल कौन सा है? तो ऊपर वाला तो हाफ फील्ड, तो मोर स्टेबल हो गया ग्रुप 15 वाला। और ग्रुप 16 वाला कैसा हो गया? ये आपका हो गया बच्चों इनकम्प्लीट कॉन्फ़िगरेशन है, तो मतलब ये आपका लेस स्टेबल हो गया। ठीक है। तो अब आप यहाँ से देखो तो आपका ये जो होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाईएस्ट प्रायोरिटी में डिफाइन होगा फॉर द आयनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब आपकी जो अधिक आयनाइजेशन एनर्जी होगी, ज़्यादा एनर्जी कहाँ पे सप्लाई करनी पड़ेगी? जहाँ पे आपका कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल होगा। तो आंसर बच्चों हो जाएगा आपका ये वाला। मतलब ग्रुप 15 में आपको ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी ग्रुप 16 से, वो भी हम आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट की बात कर रहे हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हालांकि सेकंड की बात करेंगे तो फिर आपका ये NP3 हो जाएगा ना, तो फिर ये स्टेबल हो जाएगा। तो इस बात को समझना है। ठीक है। तो जब क्वेश्चन किया जाए कि अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट की बात करूंगा, ग्रुप 15 और ग्रुप 16 के एलिमेंट में कंपैरिजन करूंगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, उसमें ग्रुप 16 हम जनरली क्या सोचते हैं कि ग्रुप 16 का साइज छोटा है ग्रुप 15 से। तो साइज छोटा है तो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन निकलना काफ़ी डिफिकल्ट होगा, मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ पे अधिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन वहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी में आता है बच्चों रूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ग्रुप 15 के अंदर, तो दैट्स वाई इस रीजन की वजह से वहाँ पे क्या होता है, मोर फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू वहाँ पे डिफाइन होती है, अधिक एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन यहीं पे अगर मैं अगर बात करता हूँ आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड को लेके, ध्यान देना बच्चों। ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूँ तो देखो ग्रुप जो 15 और यहाँ पे ग्रुप 16, भाई इससे कन्फ्यूजन था आपका NH2 NP3, इसका था आपका NH2 NP4। तो जब मैं फर्स्ट की बात कर रहा था तो आयनाइजेशन एनर्जी में जब फर्स्ट की बात कर रहा था तो उसमें ग्रुप 15 आपका स्टेप मैक्सिमम हो रहा था बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर मैं यहीं पे कंपैरिजन करूं आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड को लेके बच्चों, तो बताओ जरा क्या आंसर होगा? तो ये तो ग्रुप 15 रहा, ये ग्रुप 16 रहा, लेकिन मैंने दूसरे इलेक्ट्रॉन में बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये NH2 रहेगा और ये NP2 हो जाएगा, और यहाँ से आपको मिलेगा NH2 और ये मिलेगा NP3। तो अब ये जो ग्रुप 16 है बच्चों वो NP3, मतलब ये हाफ फील्ड हो गया। अगर ये हाफ फील्ड हो गया तो मतलब ये बेटा कैसा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसका मतलब फिर इसकी आपकी जो सेकंड आयनेशन एंथैल्पी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो बताओ, इतनी बात क्लियर है? ओके। इसके बाद अब मैं कंपैरिजन करूंगा ग्रुप के साथ, तो वहाँ पे अब देखते हैं पॉइंट किस तरीके से आपका डिफाइन होगा। तो ये बेटा समझ में आ गया। 15 और 16 के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं रेट करते हुए, तो आप लोग इसे बिल्कुल कर पाओगे। क्लियर रहेगा? यस। अब मैं ग्रुप को लेके बात करूंगा। तो अब बच्चों में अगर मैं बात करूँ कि मैं अगर टॉप टू बॉटम अगर मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, अगर टॉप टू बॉटम अगर मैं ट्रेवल कर रहा हूँ ग्रुप के अंदर ऑक्सीजन से बच्चों में पोलोनियम की तरफ, तो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा?
तो आयनेशन एनर्जी जो फर्स्ट वैल्यू है बच्चों वो करेगी आपकी डिक्रीज। ऐसे पता है कि ऊपर से नीचे आने पे मेटलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है कि मेटल्स हैं तो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल देंगे, तो ऑब्वियसली कम एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो टॉप टू बॉटम आने पे आयनेशन एनर्जी वन की जो वैल्यू है बच्चों वो क्या करेगी, डिक्रीज। और डिक्रीज करने के पीछे रीजन आपको पता है कि साइज बच्चों क्या करेगा, इंक्रीज। जब साइज इंक्रीज करेगा तो जो न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है आपके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू बच्चे वो डिक्रीज करेगी। तो वहाँ पे जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स है थोड़ी सी एनर्जी मिलने पर फटाफट से वो बाहर चला जाएगा। और दूसरा रीज़न क्या है, दूसरा रीज़न ये है इसके डिक्रीज होने के पीछे कि यहाँ पे जो सील्डिंग इफेक्ट है, सील्डिंग इफेक्ट क्या, सील्डिंग इफेक्ट मतलब सील्डिंग इफेक्ट का मतलब प्रोटेक्ट करना। तो जो प्रोटेक्शन वैल्यू है वो भी बच्चों क्या करेगी बताओ, सील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज या इंक्रीज। भाई प्रोटेक्ट करने की जो पावर है वो भी तो डिक्रीज ही करेगी ना, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो वैल्यूज हैं जिसमें आपको दिख रहा है डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल देखने को मिलेगा, तो वो तो आपके बिगर साइज के होते हैं, डिफ्यूज ऑर्बिटल्स होते हैं। तो उस केस में आपका इतना अधिक इफेक्ट नहीं रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चों, वो जो आपका इलेक्ट्रॉन्स होगा वो आसानी से बाहर चला जाएगा, ठीक है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। तो दोनों में बेटा क्लियर है, कंबाइंड आपका इंक्रीज्ड साइज हो गया, या सील्डिंग पावर के बारे में बात करें तो वहाँ पे बिल्कुल आप डिफाइन कर सकते हो, उसके इसका आंसर निकाल पाओगे। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूँगा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी को लेके। 1 सेकेंड, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेके हम डिस्कस करेंगे। तो ग्रुप 16 के जो एलिमेंट हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं एज कंपेयर टू ग्रुप 15 एलिमेंट, ठीक है। लेकिन आपको पता है जो हाईएस्ट आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, हालांकि मैंने हेलोजन्स आपको यहाँ पे लेक्चर्स ये बनाया बट पढ़ा चुका हूँ पहले, तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है बेटा, प्लेटो में फ्लोरीन की होती है। तो आपका जो सेकंड है बेटा, सेकंड जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो ऑक्सीजन है आपका, ठीक है। तो फ्लोरीन के बाद बच्चों कौन आता है, ऑक्सीजन आता है। तो ग्रुप 16 में ही आपको देखने को ऑक्सीजन मिलता है। तो ग्रुप 16 के एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है अट्रैक्टिव पावर, ठीक है, अट्रैक्ट करना, एक्सेप्टेंस नहीं, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है एफिनिटी वैल्यू। तो अट्रैक्ट करने की पावर जो होती है ग्रुप 16 के पास अधिक हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे साइज छोटा होता जा रहा है, जिसमें जो न्यूक्लियस है उसका चार्ज बढ़ता जा रहा है, प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ये ग्रुप 15 के एलिमेंट के कंपैरिजन में ग्रुप 16 के एलिमेंट के पास ज़्यादा न्यूक्लियस, ज़्यादा तेजी से आपके एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, किसी भी बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो होती है ग्रुप 16 की अधिक होती है ग्रुप 15 से, ठीक। क्लियर हो गया, साइज छोटा है, रीजन समझ में आपको आ गया, ओके। दूसरा भी आप यहाँ समझ सकते हो कि ग्रुप 16 के एलिमेंट को 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, तो ये काफ़ी तेज़ी से अपनी स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर जाएगा, अपने नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को एक्वायर अटेंड कर लेगा, एक्वायर कर लेगा, ठीक है ना। ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते ही, समझ में आ रहा है ना आपको। तो इसका मतलब ये भी होता है, यहाँ पे बात करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन्स आपको चाहिए, ठीक है। तो वही रीज़न है। तो ऑब्वियसली है कि ये जो आपका ग्रुप 16 है वो अपने मोर अट्रैक्टिव पावर को होल्ड करेगा, तो दैट्स वाई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या होगी आपकी अधिक एज कम्पेयर टू ग्रुप 15। लेकिन अगर मैं वहाँ पे ग्रुप को लेके बात कर दूँ कि ऑक्सीजन से बच्चों में मूव कर रहा हूँ सपोज पोलोनियम की तरफ, तो डेफिनेटली आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ग्रुप में बेटा क्या होती है आपकी, डिक्रीज करती है, ठीक है ना। चलो, बिकॉज ऑफ इंक्रीज साइज, साइज क्या करेगा, बढ़ता जाता है, साइज के बढ़ने से ये आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज। इसके बाद बच्चों में नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन। ये सब पॉइंट आपको ऑलरेडी हो चुके हैं, मैं सिर्फ एक आपको फिनिश दे रहा हूँ, एक टच दे रहा हूँ, जिसकी बेस पे चीज़ें आपको एक बार फिर से याद आ जाएंगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करूँ तो इसमें आपका पहला पॉइंट ले लेते हैं ग्रुप 16 और ग्रुप 15 को लेके। तो ग्रुप 16 और ग्रुप 15 को लेके तो आप मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू दोनों में से किसकी हाईएस्ट होगी। तो ग्रुप 16 के एलिमेंट की जो एफिनिटी वैल्यू होगी वो डेफिनेटली आपकी हाई होती है ग्रुप 15 से एलिमेंट से। वैसे आपको पता है कि जो एफिनिटी वैल्यू का मतलब एक्सेप्टेंस होता है, और सबसे अधिक एफिनिटी वैल्यू बच्चों किसकी होती है, क्लोरीन की होती है, ठीक है, ये आपको पता है। तो अब हेलोजेंस के जस्ट बाद अगर मैं कंपेयर करूं तो आपका जो ग्रुप 16 के एलिमेंट है इनकी एफिनिटी वैल्यू डिफाइन होती है, क्लियर है। व्हाट इज रीजन, रीजन इज स्मॉल साइज, रीजन इज स्मॉल साइज, तो एज वेल एज इनके पास प्रेजेंट होना चाहिए वेकेंट ऑर्बिटल,
तभी आपकी आपकी जो एफिनिटी वैल्यू है वो डिफाइंड होगी। भाई एफिनिटी के अंदर एक्सेप्टेंस होता है, इलेक्ट्रॉन्स को ले तो लेगा लेकिन रखने के लिए घर भी होना चाहिए ना। इसलिए आपकी फ्लोरीन की कम होती है एफिनिटी वैल्यू और क्लोरीन की अधिक हो जाती है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूँ तो फ्लोरीन की अधिक है, क्लोरीन की उससे कम हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं सेकेंड पॉइंट की तरफ बात करूँ। अगर मैं ऑक्सीजन से मूव कर रहा हूँ सल्फर की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो फर्स्ट वैल्यू है ये करती है डिक्रीज, और फिर इसके बाद ये वैल्यू आपकी, एक सेकेंड, ऑक्सीजन से सल्फर की तरफ अगर मैं जाऊंगा तो एफिनिटी वैल्यू यहाँ पे जो फर्स्ट एफिनिटी वैल्यू है वो डिक्रीज नहीं करेगी, वो इंक्रीज करेगी। क्यों इंक्रीज करेगी? क्योंकि आप ये समझो कि साइज तो बढ़ रहा है ना, तो ऑक्सीजन के पास वेकेंट घर भी नहीं है, इवन इसके पास लॉन पेयर्स में रिपल्सन की वैल्यू भी अधिक होगी, तो जो सल्फर है वो आसानी से अटैक कर सकता है। तो हम जब ऑक्सीजन से सल्फर की तरफ मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट की वैल्यू क्या करेगी? आपकी इंक्रीज करेगी। और फिर इसके बाद अगर मैं सल्फर से मूव करूँ पोलोनियम की तरफ, तो फिर आपकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू है, जो फर्स्ट एफिनिटी की बात कर रहा हूँ, तो ये करेगी आपके यहाँ पे डिक्रीज। अब इसमें आपको पता है कि ऑक्सीजन का साइज कैसा होता है? स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज है। और इसके पास प्रेजेंट है क्या बच्चों? 2p सबसेल, ध्यान दो। ठीक है, 2p सबसेल्स आपके यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो स्मॉल साइज का जो 2p सबसेल है, तो इसमें आपका इलेक्ट्रॉन्स आएगा भी, तो इसमें रिपल्सन की वैल्यू क्या होगी? अधिक। तो रिपल्सन क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। अभी रिपल्सन हो जाएगा अधिक फॉर द कमिंग इलेक्ट्रॉन्स, और किसके कंपैरिजन में? नेक्स्ट अगर मैं सल्फर की बात करूं तो सल्फर के पास क्या प्रेजेंट होंगे? 3p। तो 3p में अगर इलेक्ट्रॉन्स आएगा तो दोनों में से रिपल्सन बताओ कहाँ पर अधिक होगा? तो 2p में रिपल्सन अधिक होगा बिकॉज स्मॉल साइज, और 3p में रिपल्सन कम होगा। तो इसी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन की होती है वो कैसी होती है? कम होती है एज कंपेयर टू सल्फर। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं सल्फर से पोलोनियम की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो 1 की वैल्यू है वो डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है? बिकॉज साइज विल इंक्रीज। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे साइज क्या करेगा बच्चों? इंक्रीज, जिसकी वजह से एफिनिटी की वैल्यू क्या करेगी? आपकी डिक्रीज करेगी। क्लियर हो गया यहाँ पर पॉइंट? ये पॉइंट एफिनिटी को लेके। तो एक हम लोग यहाँ पे नोट देखेंगे, नोट के अंदर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आयन इज इंडोथर्मिक, एज डेल्टा एच Eg1। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट ऑफ ऑक्सीजन इज नेगेटिव एंड डेल्टा एच Eg2 इज पॉजिटिव। ठीक है, जिसमें से बड़ी वैल्यू की बात करूं तो आपकी डेल्टा एच जो Eg2 है बिगर होती है डेल्टा एच Eg1 से। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे आपका जो ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन है, जब ऑक्सीजन जो है उस ऑक्सीजन से जब ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आपको आयन देखने को मिलेगा, तो ये आपका इंडोथर्मिक होता है। उसके पीछे रीजन आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज डेल्टा एच Eg2 की वैल्यू पॉजिटिव होती है, अधिक होती है। इसकी वजह से आपका प्रोसेस कैसा होता है? ये इंडोथर्मिक होता है। ठीक है, तो बच्चों आज इस लेक्चर को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आपको देखने को मिलेगा, तो उसमें हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन सब अदर ऑक्सीडेशन स्टेट इन सब अदर प्रॉपर्टीज़ के बारे में करेंगे हम लोग डिस्कस। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।